Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video I'll be telling you about the introduction of this subject that is F7 or we call it Financial Reporting FR. ठीक है, तो इस वीडियो में तुम्हारे को मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो यहाँ से अभी मैं सिलेबस कुछ स्टार्ट नहीं करवा रहा इस वीडियो में, बट मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में तुमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन किया जाएगा. तुम्हें पेपर किस टाइप का आएगा, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, कितनी देर का पेपर होगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सिलेबस कैसा है इसका, किससे लिंक सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी क्वेरीज तुम्हारी जो हैं वो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है दैट इज FR, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू योर सब्जेक्ट F3. ये F3 का एक एक्सटेंशन है. ठीक है, F3 मतलब अकाउंट्स. यस, सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट्स. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा आता है इसका, कितने मार्क्स का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड वो सब. ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा मैं तुम्हें बता दूं ये जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, दिस इज आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम ACCA वेबसाइट, सिलेबस एंड स्टडी गाइड फॉर द ईयर सितंबर 2020 टू जून 2021. तो सबसे पहली जो चीज इसमें हमारी आती है दैट इज ये इंपॉर्टेंट पार्ट. जो भी हमारे सब्जेक्ट है इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्गर टाइप क्वेश्चंस विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स फॉर 100 मार्क्स. इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और लॉन्गर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और 3 आवर्स का पेपर होता है. अब यू माइट बी वंडरिंग कि सर लॉन्गर क्वेश्चन तो हमारे उसमें भी थे F3 में, जिसमें हमारे को वैल्यूज पंच इन करनी होती थी जो 15 मार्क्स के होते थे, है ना. उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है इसके लॉन्गर क्वेश्चंस में. पॉइंट इज जो इसके लॉन्गर क्वेश्चंस आते हैं ये तुम्हें, जैसे हम नॉर्मल कॉपी में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो तुम जैसे पूरे वर्किंग नोट्स बनाओगे, वर्किंग नोट्स बना के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाओगे, वो सब लिखोगे ना कि यहाँ पे हमारा एसेट साइड में हमारे गुडविल कितनी आएगी, देन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, वो सब यहाँ पे लिखोगे. दिस यू हैव टू राइट एंड शो इट टू ACCA. तुम्हारे को एग्जाम में सब कुछ लिखना पड़ेगा. अब तुम सोचोगे कि सर कैसे लिखना है, क्या कॉपी पे लिख के स्कैन करना है, कैसे करना है, बताऊंगा धीरे धीरे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने चीज़ यहाँ पे पढ़ी है वो ये है, इसका जो एग्जाम आता है वो 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का, जिसमें से कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है. कितना होता है वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा. कुछ पार्ट सब्जेक्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव के अंदर लॉन्गर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें लिखने पड़ते हैं. ठीक है, अब लॉन्गर टाइप क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं या हमें वो कैसे लिखने हैं. तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे देखी थी. देखो, विद अप्लाइड नॉलेज एंड अप्लाइड स्किल्स एग्जाम्स नाउ असेस्ड बाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ACCA is committed to continuing its journey to assess all exams within ACCA qualification using delivery mode. अब पॉइंट ये है कि अगर तो तुम्हारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, कंप्यूटर में एग्जाम होंगे, तो हाउ विल यू शो द आंसर टू स्क्रीन, पेपर पे लिख के क्या वेबकैम के सामने लिखोगे या कैसे. तो होगा क्या इसमें, आई विल टेल यू. हमने F2 में एक चैप्टर पढ़ा था स्प्रेडशीट, और मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में उस स्प्रेडशीट के अंदर प्रैक्टिकली स्प्रेडशीट दिखाई भी है क्या होते हैं, उसमें डेटा वगैरह हम कैसे डालते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जैसे पहले F1 to F4 में थे वैसे ही रहेंगे. लॉन्गर टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हारे को एक स्प्रेडशीट गिवन होगी एग्जाम में, ऐसे पूरी स्प्रेडशीट बनी होगी. ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रहा, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस. ऐसे स्प्रेडशीट वगैरह बनी होगी, तुम्हें स्प्रेडशीट में वैल्यूज लिख के अमाउंट जो भी तुम्हें लिखना है, वॉट एवर नेम यू वांट टू राइट, लाइक नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा. तो इट्स लाइक यू आर राइटिंग ऑन पेपर, बस वो कंप्यूटर में एक्सेल में लिख रहे हो. तो सब कुछ मैनुअली तुम्हें लिखना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें उसमें वो लिख के नहीं देगा. जैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा लेट्स से क्वेश्चन नंबर 25 है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 25, तो उसके सॉल्यूशन में स्प्रेडशीट बनी होगी. ठीक है, वहां पे तुम्हारे को सब कुछ प्रॉपर लिखना पड़ेगा. हाँ, यहाँ पे तुम फॉर्मूलेज भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर्मूलेज हमने स्प्रेडशीट में पढ़े थे, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो तो वो चीजें यहाँ पे होंगी. तुम्हें इस तरह से पेपर देना है.
तो मैं यहाँ पे अब कैसे काम करूंगा, जैसे जो भी मैं चैप्टर्स का कराऊंगा जिसमें लॉन्गर क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आई विल ओपन अ स्प्रेडशीट एंड आई विल टेल यू कि स्प्रेडशीट में हाउ विल यू गिव द आंसर। ठीक है, मैं स्प्रेडशीट में ही बताऊंगा कि तुम्हें उसको आंसर कैसे करना है, रादर देन जस्ट राइटिंग ऑन स्क्रीन और समथिंग। मैं स्प्रेडशीट से ही करके दिखाऊंगा ताकि तुम भी उस चीज के एडिक्टेड हो जाओ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि ये इस तरह से तुम्हें इसका पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे भी जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 50%। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद FR फर्स्ट, होने को तो F4, F5, F6, F7, F8 मैं सीक्वेंस में भी करा सकता था, बट द रीजन वाई हैव चोजन FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कि जो हम बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसका इससे एक लिंक है। इस सब्जेक्ट का बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ यूज होगा, तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट पहले पढ़ा रहा हूं, ताकि जब तुम ये सब्जेक्ट कर लो, थोड़ा सा अकाउंटेंसी से, थोड़ा सा एक्सेल से, कि जब लॉन्गर क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज़ की एक तुम्हें जब एडिक्शन हो जाएगी, यू विल गेट यूज टू दीज थिंग, तो बाकी सारे पेपर्स तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। और दूसरी बात, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दोज आर टोटली न्यू फॉर यू। F1 टू F4 में उन सब्जेक्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन FR इज एज आई टोल्ड यू रिलेटेड टू F3, तो इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी F3 की। तो तुमने F3 पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अच्छे से पास करे हो ऑफ कोर्स, तो उसका बहुत हेल्प मिल जाएगी एंड यू विल फील कि हाँ यार, स्किल लेवल का भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं अच्छे से आता है। अगर मैं बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट कराऊंगा तो यू विल फील लाइक कि एकदम से बहुत हाई लेवल आ गया। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि F3 और F7 में स्किल लेवल में फाउंडेशन लेवल के मुकाबले क्या डिफरेंस है, कितनी और तुमसे डिटेल चीजें चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट F7। अब आता है इसमें जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं उसकी बाइफिकेशन क्या है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में तुम्हारे को आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 30 मार्क्स का तुम्हारा होगा ये CBE ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सेक्शन बी भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, तुम्हें केस स्टडी दी होगी। केस स्टडी के बाद उसके बाद 5 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें इस केस स्टडी पे आंसर देने पड़ेंगे, जैसे हमारा F3 में भी काइंड ऑफ थे। कई क्वेश्चंस ऐसे थे ना F3 में, हमने एग्जाम किट्स में करे थे कि केस दे दिया था, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड देके अब पूछेंगे बताओ गुडविल कितनी होगी, ग्रुप रिटेन अर्निंग कितनी होगी, NCI कितनी होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 220 मार्क्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, ये जैसा मैंने तुम्हें बताया एक्सेल में, ये वैसा हमें पूरा बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गाइस क्या है, इसमें सिर्फ हमें अकाउंट्स बनाने नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स बना लिए दैट्स इट। बहुत जगहों पे ऐसा होगा, हमें रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। अब तुम बोल रहे होंगे सर रीजनिंग का मतलब क्या है, कैसी रीजनिंग? जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेशोज में हमने ये देखा था, हमने थोड़ा सा तब पढ़ा था थोड़ा सा कि अगर ये रेशो इतनी है तो ये कम है, दूसरे की रेशो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर करंट रेशो ए की आ रही है 2:1 और बी कंपनी की आ रही है 1.5:1, तो हम ये बोलते थे कि जो ए कंपनी है दैट इज बेटर देन बी कंपनी बिकॉज इसकी करंट रेशो ज़्यादा है। दैट मीन्स करंट एसेट एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी ऑफ ए आर मोर देन बी, है ना। अब यही चीज तुम्हारे को रीजनिंग में अच्छे से लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जनरल टर्म में लिख दोगे कुछ भी, यहां बहुत अच्छे से इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी उसी स्प्रेडशीट के अंदर तुम्हारे को टाइप करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सब कुछ धीरे धीरे। इनफैक्ट इसी वीडियो में मैं तुम्हारे को जो लास्ट एक पेपर हुआ था स्किल लेवल की, एक अच्छी बात क्या है कि स्किल लेवल के जो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। यू आर वेरी लकी। ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये वाले सेक्शन जो है, बड़े क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इसका एग्जाम आता कैसे है और क्या तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, 40 मार्क्स तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके मार्क्स की बाइफिकेशन। नाउ लेट्स सी कि इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट में हमने ये तो पढ़ लिया कि अकाउंट से रिलेटेड है, F3 से रिलेटेड है।
तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, तो एक बार मैं बस तुम्हें वैसे ही बताता हूँ। जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये थ्योरी का है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन F1 या F3 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। रिकग्नाइजेशन मेजरमेंट, दिस इज ऑल्सो लाइक थ्योरी पार्ट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा था। अब ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल आगे आएगा। ये है थ्योरी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे और डिटेल थ्योरी बताई जाएगी। देन आता है प्रैक्टिकल, टैंजिबल नॉन करंट एसेट, ऑलरेडी हमने करा हुआ है बट यहाँ वही डिटेल में। इंटैंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजिंग, दिस इज न्यू। प्रोविजन एंड इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हमने करा हुआ है। टैक्सेशन इज न्यू। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज लाइक रेशोज, बट और डिटेल्ड में होगा ये। रेवेन्यू न्यू है। गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, calculation and interpretation of accounting ratios and trends to address users and stakeholders needs, ये सारी चीज़ें। limitation and interpretation techniques, specialized not for profit and public sector entities, then preparation of financial statements, preparation of single entity financial statement, preparation of consolidated financial statements including an associate। तो ये सारे सब चैप्टर्स मैंने क्यों तुम्हें बोले, मैंने इसलिए बोले कि सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार ये सब्जेक्ट तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, खुशी से आई होगी कि हाँ यार काफ़ी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। इंटैंजिबल एसेट, रेशोज, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड, यार ये तो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। अच्छा सा लग रहा होगा मन में। दिस इज़ द मोटिवेशन यू नीड फॉर दिस सब्जेक्ट। ऐसे ही मैंने तभी ये बनाई थी वीडियो, तभी मेरा इंट्रोडक्शन बनाने का मोटिव है कि तुम पढ़ के तुम समझ सको इसको, यू विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें करना है, हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इसको भी जल्दी से निकालना है हमें। ठीक है, तो ये है इस पूरे का सिलेबस। तो ये सारी चीजें हमने काफी हद तक कवर की हुई हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। बहुत ही अच्छे से हर चीज डिटेल में बताऊंगा हर वीडियो में, ठीक है, और अच्छे से सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। और एक इन्होंने लास्ट में ये चीज बताई हुई है कि टेक्निकली तो क्या होता है कि हर साल अकाउंट्स में कुछ चेंज आता है, FR में ईयर बाय ईयर कुछ चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो इन्होंने बोला हुआ देयर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्टडी गाइड फॉर सितंबर 2020 टू जून 21। अभी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज इसमें नहीं है, जैसा पुरानी बुक्स थी वैसी है। तो जो बच्चे पिछले साल पढ़ते आ रहे हैं, पिछले साल जिन्होंने पढ़ा हुआ है, दे कैन कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, अब ये तो था सब्जेक्ट का एक गेट टू नो कि सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है, अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने मार्क्स का होता है, सिलेबस क्या है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि इस सब्जेक्ट में जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और किस टाइप के हमें उसके सॉल्यूशंस देने हैं, व्हाट आंसर्स वी आर एक्सपेक्टेड टू गिव। तो मैं तुम्हारे को पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूं एंड देन तुम्हारे को मैं एक आंसर दिखाऊंगा। सो गाइज ये है सैंपल क्वेश्चंस जो मार्च या जुलाई 2020 में आए थे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे 20 मार्क्स वाले हैं, इसमें छोटे छोटे नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बताते ये। अब इसमें थोड़ा सा बस वही एग्जाम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि ACCA की वेबसाइट से तुम ये सारा डाउनलोड कर लेना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ACCA की साइट पे जाके FR लिख के कि FR लेटेस्ट स्टडी मटेरियल या FR सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा। एंड आई वांट कि तुम ही इसको डाउनलोड करो, मैं नहीं इस वीडियो के साथ दे रहा, क्योंकि तुम डाउनलोड करोगे 10 चीज़ें और मिलेंगी आसपास, थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें खुद भी करनी चाहिए, देने को मैं इसको वीडियो में डाल सकता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट वंस। अपनी वेबसाइट है ACCA की, तुमने कल को बनना ही है, तो एक तरह से अपनी हुई ना, मेंबर बन जाएंगे उसके, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, तो ये सारी बस इंफॉर्मेशन दी हुई है सब्जेक्ट के बारे में कि जैसे नेक्स्ट स्क्रीन आती है, प्रीवियस स्क्रीन आती है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में एंड ऑल। तो अभी आगे चलते हैं। देखो, अब जैसे इन्होंने सैंपल एग्जाम, ये 20 मार्क्स वाला है, उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि एग्जाम में कैसे आएगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। इन्होंने बताया एक फिट कंपनी है, एक स्पोर्टी कंपनी है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बताई हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें और नीचे दी हुई है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने चैप्टर सब्जेक्ट बड़ा पढ़ लिया, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइडेड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर बोथ द थिंग, कि हमें इनके रेशियोज बतानी है, अकाउंटिंग रेशियोज, इट्स इजी नॉट डिफिकल्ट। कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब ये देखो, हमें कमेंट करना है ऑन द परफॉर्मेंस
ऑन द पोजीशन एंड इसमें कंक्लूजन भी हमें देना होता है। ये 14 मार्क्स का है, मतलब ये रेशोज की वर्ड सिर्फ 6 मार्क्स की हैं और बाकी सिर्फ जो हमें थ्योरी पार्ट में जो लिखना है इसकी 14 मार्क्स की है। क्योंकि ACCA इज अ प्रोफेशनल कोर्स एंड इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम अपना एक प्रैक्टिकल आंसर दो इसमें रादर देन बुकिश आंसर। तो तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है कि हाउ मच यू अंडरस्टूड दी केस। तुम्हें ये केसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, जब तुम समझोगे तभी ऐसे क्वेश्चन के आंसर थोरेटिकली दे पाओगे। ठीक है, ये मैं कराऊंगा कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है पेपर, ये सब, बट जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अब देखो, नीचे इन्होंने ये दिया हुआ है टेबल, इसके अंदर हमें सारा टाइप करना है। ये देखो इन्होंने एक्सेल स्प्रेडशीट टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी इन्होंने देखो एक स्क्रैच पैड दिया हुआ है, हालांकि स्क्रैच पैड का हमें कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे नीचे हमें इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेल इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि ये रेशियोज नॉर्मल है, ये तो हम नॉर्मल टाइप करके बता सकते हैं। और इसके बाद ये थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट तो हमें ऐसे यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें स्क्रैच पैड आए हो, सॉरी स्प्रेडशीट बनी हुई है, हो सकता है तुम्हारे को एक खाली नोट पैड टाइप आए जहां पे सिर्फ तुम्हें टाइप करना है। इन रेशियोज में तुम्हें सिर्फ टाइप करना है और यहाँ पे भी ये भी सिर्फ टाइप करना है, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे को देखो ये आया था, हमें दोबारा से क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ करना क्या है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है और ये तुम्हें आंसर में स्प्रेडशीट बना के दी हुई है। अब तुम्हें यहाँ पे सारी वैल्यूज A to Z खुद लिखनी है। अब पॉइंट क्या है गाइस, ये जो वैल्यूज हमें लिखनी है, वैल्यूज के साथ साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, फॉर्मेटिंग। सबसे बड़ी चीज जो होती है दैट इज फॉर्मेटिंग, के जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उसका फॉर्मेट कैसे लिख रहे हो। ये वैल्यू यहाँ लिखी, इसका अमाउंट तुमने यहाँ लिख दिया, एक अमाउंट यहाँ लिख दिया, एक अमाउंट यहाँ लिख दिया, तो रीडर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड तुमने किस तरीके से लिखा है। तो सारा बनाना, अकाउंट्स करना, प्लस उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग करना ताकि रीडर देखते ही समझ जाए कि तुमने ये कैसे कैसे लिखा है और तुम क्या कहना चाह रहे हो। प्लस यहाँ पे जो थोड़े बहुत फॉर्मूलेज है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव। इस तरह से तुम्हें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं इन दोनों क्वेश्चंस के। देखो जैसे दो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेक्शन सी का था ऑफ कोर्स 20 मार्क्स वाला। ये देखो सॉल्यूशन, उन्होंने ऐसे रेशो कैलकुलेशन करके रेशोज इसकी इतनी के, ये रेशो फिट की इतनी, स्पोर्टी की इतनी, सिंपल टाइप किया हुआ है, लिखा स्पेस बार, लिखा स्पेस बार, लिखा स्पेस बार, ये सब कुछ लिख के स्पेस करके डाला हुआ है। ये एक्चुअली में उस वर्ड में ही टाइप किया हुआ है जो हमने देखा था, उसी में टाइप किया हुआ है ये। तो हमें भी ऐसे ही टाइप करना है ताकि देखने वाले को सब कुछ समझ आए। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली तुम्हें ऐसे ही करना है, देयर आर डिफरेंट वेज। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तुम कैसे भी इसको टाइप कर सकते हो। मैं हो सकता है इससे बेटर वे भी तुम्हें बता दूं, बट हाँ ये चीजें तो लिखनी ही पड़ेंगी। देन अब ये देखो एक्सप्लेनेशन कि परफॉर्मेंस क्या थी, ये पूरा देखो गाइस कितना बड़ा लिखा हुआ है। ये देखो जो 14 मार्क्स का पार्ट था। देन पोजीशन एक्सप्लेन की हुई है, ये देखो सारी पोजीशन। देन एंड में कंक्लूजन, ये है 14 मार्क्स का पार्ट। अब तुम सोचोगे कि सर ये क्या लिखना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है कैसे है, देख के डर लग रहा है ना। डरना जरूरी भी होता है क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक हम और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, और यहाँ पे मेहनत चाहिए। ठीक है, तो डरो लेकिन अच्छे के लिए, कि हाँ डरो नहीं, अब इस डर के आगे बढ़ना है हमें। तो ये सारी चीजें तुम्हें मैं बताऊंगा। दिस इज जस्ट अ जनरल टर्म, जनरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैसे लिखा हुआ, मैं तुम्हें एक पढ़ के बता देता हूं। As can be seen from the ratio calculation, Sporty company has a higher gross profit margin than Fit company, even though it has lower revenue overall. The reason for this could be that Sporty company sources its item directly from the manufacturer, so does not incur manufacturing cost या transportation cost या middle cost. So just an example इन्होंने ये चीज बताई हुई है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यही चीज हमसे एक्सपेक्ट की जाएगी। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब ये था दूसरा क्वेश्चन जो हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी थी। देखो उन्होंने ऐसे लिख के यहाँ पे वर्किंग, हाँ वर्किंग भी यहाँ पे करनी जरूरी है।
जैसे भी हमने आंसर निकाला है सारी वर्किंग हमें यहाँ पे करके दिखानी पड़ेगी। कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालना वो ये है, लेकिन कैसे हमने वो वैल्यू निकाली है पूरे क्वेश्चन में वर्किंग दिखानी पड़ेगी। वर्किंग के प्रॉपर मार्क्स होते हैं। बहुत बच्चों का मैंने ऐसे सुना है कि सर F7 में तो हम सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। आंसर्स के साथ साथ इस पूरी वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। अगर ये वर्किंग नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसका आंसर रिजल्ट साथ ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि तुमने पेपर दिया तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पीछे से चेक होके आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, हमें वर्किंग देनी जरूरी है। सो दिस इज काइंड ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखो इन्होंने वर्किंग नोट्स भी बनाए हुए हैं, ये देखो पूरे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं। ये सारा हमें एक्सेल में करना पड़ेगा, मतलब स्प्रेडशीट में पूरा बनाना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है। मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा, चैप्टर कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा दूंगा सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग एंड तुम्हें भी एक्सेल में काम करना ईजी लगे। दिस इज माई जॉब एंड माई ड्यूटी, तो आई विल वर्क ऑन दिस। ठीक है गाइज, दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस सब्जेक्ट। बाकी की वीडियोज आई विल स्टार्ट वेरी क्विकली। एक चीज़ गाइज, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। आई होप काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो देखी है। द पॉइंट इज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई डिडंट गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट वीडियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल्दो आई नो ऑल ऑफ यू आर रेडी टू सपोर्ट मी, विच इज आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इवन आई एम हेयर टू सपोर्ट यू गाइज। बट द थिंग इज गाइज कि आई वॉज प्लानिंग दैट आई विल लीव द जॉब एंड आई विल वर्क फुली ऑन ACCA. But now as I saw कि I didn't get good response from that video, so I will not be able to leave my job. तो मैं काम करूँगा, साथ साथ वीडियोस बनाऊंगा, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ वीडियोस जो मैं बनाऊँ वो मैं कम बना पाऊँ। अभी तक मैं जैसे वीडियोस बना रहा था शायद उसी पेस पे मैं बना पाऊँ, और शायद उससे भी कम, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ऑल्दो आई विल ट्राई मोर देन माई लेवल बेस्ट कि जहाँ मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँ, जहाँ मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँ। आई विल ट्राई मोर देन माई लेवल बेस्ट। इट्स अ स्किल लेवल, तो इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इनपुट भी मेरे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द केस गाइस। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक द वीडियोज एंड स्टार्ट द सब्जेक्ट एट द अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है गाइस, चलो अब फटाफट से इसका मैंने तुम्हें बता दिया सारा, तो नेक्स्ट वीडियो से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और तुम एक बार बस ACCA की वेबसाइट से जाके इसकी ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके थॉरोली एक बार पढ़ भी लेना। जब हम ये चीज़ें सब्जेक्ट के स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हम सब्जेक्ट को जान लेते हैं पहले से। ठीक है गाइस, चलो गाइस, हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।